हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त एंड एजुकेटर नवीन मिश्रा और यहां मॉडर्न हिस्ट्री का हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पर आपको पढ़ाने वाले हैं। बट उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री होती क्या है। तो एज्यूम दैट ये है हमारी एक कोई टाइमलाइन। क्या हमारी एक ये टाइमलाइन है और ये टाइमलाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक गई हुई है। ओके, ऑलराइट। तो सर इसमें है क्या? तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, ये जो टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है 1498 से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? 1498 से स्टार्ट हो रही है। और ये जो टाइमलाइन है ये एंड हो रही है कहां पर? ये एंड हो रही है 1947 पर। कहां पर? 1947 पे हमें आज़ादी मिल रही है और ये मॉडर्न हिस्ट्री है खत्म हो रही है। इसके बाद वाली हिस्ट्री को हम बोलते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट ना सर, क्या यही मॉडर्न हिस्ट्री है? नहीं। एक सर ना बीच में बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट का नाम होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या नाम होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सर ये क्यों बनाया आपने? देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इट इज द नथिंग, इट इज द नथिंग। यहाँ पर 1498 में यूरोप से एक कंट्री है पोर्चुगीज, और पोर्चुगीज यहाँ पर आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री इज द अराइवल ऑफ द यूरोपियन एंड डिपार्चर ऑफ द यूरोपियन। व्हाट इज द मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री इज नथिंग, इट इज द अराइवल ऑफ द यूरोपियन एंड डिपार्चर ऑफ द यूरोपियन। सर तो फिर ये क्या है ना, यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट में अंग्रेजों की कुर्सियां डगमगाने लगी। उन्हें लग गया कि इंडिया में टिक पाना इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम कोई एक वेब सीरीज देखते हैं और पहला पार्ट आ चुका है, फिर दूसरा पार्ट पार्ट ए और पार्ट बी में, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। पार्ट ए में हम क्या देखेंगे? पार्ट ए में हम देखेंगे अराइवल ऑफ द यूरोपियन। यहाँ पर दो पार्ट, एक को भी दो पार्ट में हमने बांट रखा है। कौन कौन से? एक में तो जो यूरोप से लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे पोर्टुगीज आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, फ्रांसीसी आ रहे हैं, डेनिश आ रहे हैं, और एक हमारे यहाँ के जो नेटिव रूलर हैं, हमारे यहाँ के जो किंग हैं, उनको देखेंगे। और पार्ट बी में क्या होगा? हम रिवोल्ट ऑफ 1857 से और जितने भी गांधी जी के मूवमेंट हुए हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, ये सारे मूवमेंट देखेंगे और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का समापन करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है? आइए हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ना वर्ड मैप बनाने जा रहा हूँ आपको समझाने के पर्पज से। एक वर्ड मैप मैं बनाने जा रहा हूँ, समझ लो ये क्या है? ये अर्थ है, ये ग्लोब है। व्हाट इज द ग्लोब एंड व्हाट इज द मैप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड द मैप? तो क्लास 6 की एनसीईआरटी बोलती है ग्लोब इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मिनिएचर। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मिनिएचर मीन्स अर्थ का एक छोटा प्रारूप होती है क्या? ग्लोब। और मैप क्या होता है? मैप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल चीज का मैप बनाया जा सकता है, बट जब ग्लोब बनेगा, ग्लोब इंटायर वर्ल्ड का बनेगा। तो यहां पर आप समझ लो, यहां पर एक कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट है, सॉरी एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट है, उसका नाम क्या है? ठीक है, और एक कॉन्टिनेंट यहां है, और यहां पर यूरोप, यूरोप से सटा हुआ एशिया, एशिया में ही यहां पर क्या है? इंडिया है। यहां पर अरब पेनिनसुला है, और यहीं पर क्या है? और ये ऑस्ट्रेलिया। इसे हम बोल रहे हैं क्या? इस कॉन्टिनेंट को हम बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, इसे बोलेंगे सदर्न अमेरिका, इसे बोलेंगे अफ्रीका। यहाँ पर हमारा यूरोप है और यहाँ पर हमारा एशिया है, और इस एशिया में हमारा इंडिया है, और ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर दो कंट्री हैं। एक कंट्री का नाम है जिसे हम पोर्टुगीज बोलते हैं, जिसे हम पुर्तगाल बोलते हैं,
या पोर्टुगीज जो तुम सुना। और एक कंट्री है स्पेन, एक कंट्री स्पेन है, एक कंट्री पुर्तगाल है। अब हो क्या रहा है, इन दोनों कंट्री में आपस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है इंडिया के लिए सी रूट खोजने के लिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1498 में वास्को द गामा ने इंडिया की खोज की थी। लेकिन ये परफेक्टली रॉन्ग है मेरे दोस्तों। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि उससे पहले इंडिया से ट्रेड होता था बाई लैंड यूरोप से, ठीक है, यहां से यूरोप वाले इंडिया से ट्रेड करते थे। बट होता क्या है, एक कंट्री है कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर लेते हैं अरब्स। और जब अरब्स आक्रमण कर लिया है उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर, तो जो लैंड रूट है उसे ब्लॉक कर दिया है। उस लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया है। तो चाहिए उनको मसाले, कहां पर? जो यूरोप के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो दैट टाइम ना तो कोई फ्रिज थी, जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर ही वो लोग मसालों का लेप लगाते थे। तो उसके लिए उन्हें सी रूट इंपॉर्टेंट था सर्च करना इंडिया के लिए मसालों के ट्रेड के पर्पज से। तो हुआ क्या कि यहाँ पर पोर्टुगीज का एक आदमी है, उसका नाम है प्रिंस हेनरी। क्या नाम है? उसका नाम है प्रिंस हेनरी। अब प्रिंस हेनरी जो है, प्रिंस हेनरी ये कहाँ का है? ये पोर्टुगीज का है। और ये सोते जागते उठते बैठते खाते पीते एक ही सपना देख रहा है। वो सपना देख रहा है इंडिया के लिए सी रूट हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इंडिया के लिए सी रूट। और यहाँ से ये चल देता है इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना। और यहाँ पर जैसे ही अफ्रीका का एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है कैनरी आइलैंड। क्या नाम है? कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड। और ये कैनरी आइलैंड पे पहुंचता है कौन? प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी कौन है? ये कोई राजकुमार नहीं है, नाम से मत जाना। इसे प्यार से हम बोलते हैं द नेविगेटर। ये क्या है? एक नेविगेटर है, एक नाविक है। ये नेविगेटर है या नाविक है? ये क्या है? एक नाविक है। ये नाविक है या नेविगेटर है। अब जब ये कैनरी आइलैंड पर पहुंच रहा है तो इसकी डेथ हो जा रही है। क्या हो जा रही है? इसकी डेथ हो जा रही है। और इसके साथ ही फिर से वापस कहाँ चले गए हैं? पोर्टुगीज चले गए हैं, पुर्तगाल चले गए हैं। किसके साथ ही? प्रिंस हेनरी के साथ ही। अब जब वो पुर्तगाल चले गए, उन्होंने सारी कहानी बताई, और तब तक समय बदल चुका था और वहाँ के राजा चेंज हो चुके हैं। वहाँ का एक किंग बन रहा है, उस किंग का नाम है जॉन सेकेंड। उस किंग का नाम क्या है मेरे दोस्तों? उस किंग का नाम है जॉन सेकेंड। और जॉन सेकेंड किसी ऐसे नाविक को ढूंढता है, किसी ऐसे नेविगेटर को ढूंढ रहा होता है जो सपने देखे हैं किसने? प्रिंस हेनरी ने, उसको पूरा कर दे। तो उसको एक आदमी मिलता है, उसका नाम होता है बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम होता है? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। और इस बार्थोलोमियो डियाज फिर से चलता है, कहाँ से? पोर्टुगीज से चल रहा है। और यहाँ पर तो उसे, यहाँ तक का रास्ता उसे पता ही है। और यहाँ से आते 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 वो अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है। और जब अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तो उसे लग रहा है कि इसके नीचे कोई लैंड है नहीं, शायद हम जिस इंडिया को सर्च कर रहे हैं उसके लिए हमें रूट मिल गया है। तब तक एक तूफान आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है मेरे दोस्तों। क्या आ जाता है? स्टॉर्म। और जब स्टॉर्म आ गया है तो ये जो कौन है? ये बार्थोलोमियो डियाज है। बार्थोलोमियो डियाज अपने फ्रेंड के साथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंच जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक कंट्री होती है, उसका नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में वो पहुंच गया है। और जब मोजाम्बिक में वो पहुंच गया है तो उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो इंडिया है नहीं। और वो निराश हो जाता है। निराश होकर फिर से कहाँ वापस चला जाता है? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पर? पुर्तगाल पहुँच जाता है। और ये सारी कहानी सुनाता है जॉन सेकेंड को। और जॉन सेकेंड बताता है कोई नहीं, वहाँ से हमें कुछ होप मिल रहा है कि हम शायद इंडिया तक पहुँच जाएं। और अफ्रीका के इस सदर्न पॉइंट को वो नाम दे देता है। क्या नाम दे देता है? केप ऑफ गुड होप। क्या नाम देता है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नाम दे दिया जाता है। और ये खोजा जाता है 1487। किसी किसी बुक में आपको 1488 में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, कोई इशू यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। किसने खोजा है? बार्थोलोमियो डियाज ने। इसका मिशन भी फेल हो जाता है। और जब इसका मिशन फेल हो गया, ये फिर से कहाँ चला गया है? पुर्तगाल चला गया है। और जब पुर्तगाल चला गया है तो
वहां का टाइम फिर से चेंज हो चुका है और वहां का राजा चेंज हो चुका है और वहां का किंग अब बन चुका है मैनुअल फर्स्ट। वहां का किंग जो है वो कौन है? मैनुअल फर्स्ट है। वहां का किंग बन चुका है कौन? मैनुअल फर्स्ट। वहां का किंग बन गया है मैनुअल फर्स्ट। और मैनुअल फर्स्ट ऐसे नेविगेटर को ढूंढता है कि जो सपने को साकार कर सके, जो पुर्तगाल वालों ने देखा है, और वो ढूंढता है द ग्रेट वास्को द गामा को। किसको ढूंढता है? वास्को द गामा को। और उसने वास्को द गामा को ढूंढा। वास्को द गामा यहां से चलता है, वो भी कहां से चलेगा? वो भी चल रहा है पुर्तगाल से, और पुर्तगाल से वो चलता है। अब वो यहां से चला और यहां तक का रास्ता, केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता उसे पता ही था। केप ऑफ गुड होप क्या? अफ्रीका का सबसे सदर्न पॉइंट है, उसके बाद अफ्रीका की कोई लैंड नहीं है। अब केप ऑफ गुड तक वो पहुंच जाता है, तब तक उसे यहां पर इंडियन फ्लीट दिखाई देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीट? फ्लीट मींस होता क्या है? दैट टाइम की शिप, जो ट्रेड वाली शिप हुआ करती थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे, शायद आपने कहीं मूवी वगैरह में देखी हो। वही वाली जब फ्लीट दिखाई देती है इंडियन, तो खुश हो जाता है। कौन खुश हो जाता है? वास्को द गामा। और वास्को द गामा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि अब हम इंडिया में पहुंच जाएंगे अगर उस इंडिया का ट्रेड अफ्रीका से हो रहा है तो। तब तक उसकी मुलाकात होती है एक गुजराती पायलट, और उसका नाम होता है अब्दुल माजिद। और अब्दुल माजिद से उसकी मुलाकात होती है, और अब्दुल माजिद उससे पूरा अरब सागर पार करवाते हुए उसे इंडिया ले आते हैं। इंडिया में कहां पर? केरल में लेके आते हैं। इंडिया में कहां पर? इंडिया में एक जगह केरल, केरल के कालीकट पे उसे लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? तो 20 मई 1498 को लाते हैं। ये 4 शिप के साथ पहुंचता है इंडिया, और इस पर भी डिस्प्यूट है कुछ हिस्टोरियन का। किसी किसी बुक में आपको 4 शिप लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी किसी बुक में 3 शिप लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 शिप का नाम आपको देखने को मिल जाता है, चौथी शिप का नाम आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हिस्टोरियन जो है बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कोई हिस्टोरियन बोल रहा है कि अगर वो 4 शिप के साथ आया था तो चौथी शिप का नाम भी बताओ, जैसे तुम 3 शिप का नाम बता रहे हो। तो उसकी जो मेजर शिप है साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल में होता है। तो साओ गैब्रियल के साथ कितने मई को? 20 मई को 1498 केरल में पहुंचता है कालीकट में। 3 महीने वो रुकता है, और 3 महीने रुकने के बाद वो वापस जाता है। वापस जाता है तो वो प्रॉफिट कितना कमाता है? तो प्रॉफिट कमाता है वो 60 टाइम्स, जितना उसने खर्च किया होता है 60 टाइम्स उसका प्रॉफिट कमाता है। मेरे दोस्तों, ये ऐसे इंडिया के लिए सी रूट की खोज हुई। किसने की? तो यूरोप में एक कंट्री है, उसका नाम है पोर्टुगीज। क्या नाम है? पुर्तगाल या पोर्टुगीज वालों ने की हुई है। बट सर आपने बताया था कंट्री और है स्पेन। स्पेन क्या कर रहा है? क्या स्पेन भी कुछ कर रहा है? हाँ जी, स्पेन कर रहा है। तो यहां पर यूरोप में स्पेन भी है, और स्पेन में एक आदमी है, नेविगेटर है इटली का, और इटली का नेविगेटर है, उसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है, उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस बोलता है कि दुनिया गोल है। ये जो पोर्टुगीज गए हैं ये साउथ साइड में जा रहे हैं, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा। आपको डायरेक्शन की नॉलेज होगी मेरे दोस्तों, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। तो यहां से निकल रहा है, कौन निकल रहा है? यूरोप से निकल रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस, और बोलता है हम वेस्ट यानी कि पश्चिम साइड जाएंगे। और पश्चिम साइड वो ढूंढते हुए पहुंच जाता है एक न्यू वर्ल्ड उस समय एक न्यू वर्ल्ड यानी कि नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड में पहुंचता है, नई दुनिया में। और जब न्यू वर्ल्ड में वो पहुंच जाता है तो उस न्यू वर्ल्ड कब पहुंचता है? अगर पूछे आपके एग्जाम में व्हेन, तो वो पहुंचता है 1495 में। कब पहुंचता है? 1495 में पहुंच रहा है। और उसका नाम बाद में पड़ जाता है अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब की है? 1495 में की हुई है। ओके, अब आइए हमारा मेजर टॉपिक आपका आज का जो है रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हेडिंग मेरे साथ डालिएगा आप लोग, रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या डालेंगे? रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। यह क्रांति हो क्यों रही है मेरे दोस्तों? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर कोई घटना हिस्ट्री में घट रही, हिस्ट्री क्या है? घटना का घटना, कोई ऐसा है जो घटना घटित हो रही है, घटना क्यों घट रही है, उसका रिजल्ट क्या है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम हिस्ट्री बोल दे रहे हैं,
है ना। तो ये रिवोल्ट हो रहा है, रिवोल्ट हो क्यों रहा है, इसके कई सारे घटना है, कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से हो सकता है कोई जनरल कॉजेस, कोई जनरल कॉजेज हो सकता है उसका कोई पॉलिटिकल कॉजेज उसका कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है उसका कोई आर्थिक कारण यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज उसका कोई इकोनॉमिक कॉजेज और चौथा हो सकता है तत्कालिक कोई कारण कोई इमीडिएट कॉजेज क्या कोई इमीडिएट कॉजेज तो आइए हम पॉलिटिकल कॉजेज को सबसे पहले देखते हैं आज के, किसको, पॉलिटिकल कॉजेज को। तो हेडिंग डालिएगा पॉलिटिकल कॉजेज, हिंदी में अगर कोई है तो लिख लीजिएगा राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण क्या है, तो राजनीतिक कारण में बेटा ये इंडिया का मैं सिंबॉलिक मैप बना रहा हूं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब है क्या, अंग्रेज ना एक रिफॉर्म नाम की चटनी चटाना चाहते हैं हिंदुस्तानियों को, और बोलते हैं देखो भैया मैं तुम्हारे लिए एक रिफॉर्म ला रहा हूं, उस रिफॉर्म का नाम है लैंड रिफॉर्म। क्या नाम है उसका, नाम है लैंड रिफॉर्म्स। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए टैक्स, टैक्स चाहिए। टैक्स क्यों चाहिए, तो उनको टैक्स इसलिए चाहिए क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए उन्हें टैक्स चाहिए। और उस टैक्स कहाँ से आएगा, तब इतनी बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। उस टाइम जो मेन सोर्स था इनकम का वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को टैक्स लेने के लिए वो रिफॉर्म का बहाना देते हैं। बहाना क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अंग्रेज हमारे हित में नहीं सोच रहे हैं। तो एक इस बंगाल वाले रीजन में एक रिफॉर्म लेके आते हैं, लैंड रिफॉर्म, उसका नाम होता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। क्या नाम होता है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ये कौन नाम से जानते हैं, उसका नाम है जमींदारी सिस्टम। कहां पर आ रहा है, बंगाल वाले रीजन में आ रहा है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम। अब सर इससे हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले जमींदारी सिस्टम है क्या ये चलिए हम देखते हैं। तो मान लो कौन, ये गांव के फार्मर हैं, बेचारे गरीब हैं, ये गांव का कोई मोटा हट्टा तगड़ा आदमी है और ये लोग इनका कहना मानते हैं। ये अंग्रेज हैं, कौन है, ये अंग्रेज हैं, ये इंग्लिशमैन हैं। अब इंग्लिशमैन को चाहिए टैक्स, तो अगर ये गांव में जाएंगे तो गांव में पहले तो भीड़ लग जाएगी इनको देखने के लिए कि भाई एक आदमी आया है, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, घोड़े पे चढ़ के आया है। और कहीं अंग्रेज जाकर क्या है, फार्मर के उनके जो ग्रेन्स हैं यानी कि उनके जो उन्होंने एग्रीकल्चर चीज़ों को उगाया है उनमें हाथ लगा दिया तो इनके हाथ तोड़ डालेंगे फार्मर जो है। डजंट मैटर महारानी एलिजाबेथ कौन है, महारानी विक्टोरिया कौन है, क्योंकि दैट टाइम ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना तो इतना ही लोग एजुकेटेड भी हुआ करते थे। उनको मतलब है अपने ग्रेन से, अपने अनाज से। और दूसरा प्रॉब्लम यह रहा था कि अंग्रेजों को ना तो गांव की लैंग्वेज आती है, ना तो गांव वालों को अंग्रेज की लैंग्वेज आती है। तो वो हायर करते हैं एक आदमी को उसी गांव के, और इनसे कहते हैं भैया तुम क्या करो, तुम इन लोगों से टैक्स लेके हमें दे दो। ये जो है आदमी वो बोलता है मेरा क्या फायदा होगा, बोलते हैं तुम्हारे पास जितनी लैंड है मैं उसे फ्री कर दूंगा। क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। ओके, अब ना ये जाता है फार्मर के पास और बोलता है फार्मर से कि देखो ये जो अंग्रेज आए हुए हैं ना वो तुमसे टैक्स लेना चाहते हैं। भैया यूं कहा है, टैक्स क्या होता है, बोले कि अगर तुमने 4 बोरी गेहूं उगाए हैं तो 2 बोरी अंग्रेज बोल रहे हैं मुझे दे दो, इसे ही क्या बोलते हैं 50% टैक्स। क्या बोलते हैं 50% टैक्स। ये बोलते हैं माई बाप फिर क्या मैं क्या करूं, बोलते हैं कुछ मत करो, अपनी जमीन मुझे दे दो, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे पास जितनी जमीन रहेगी उस पर तुम्हारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। फार्मर से ये जमीन उनकी ले लेता है। अब ये चूना लगाना स्टार्ट कर देता है अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज इनसे टैक्स ले ही नहीं रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो फार्मर हैं ये फार्मर पीजेंट से बन गए हैं लैंडलॉर्ड, और जो ये सॉरी ये बन गए हैं लेबर, और ये बन गया है लैंडलॉर्ड, और इनको भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जमींदारी सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में क्या इतना पूछेगा, जी नहीं, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा लाया कौन था। अगर हु की बात करें कि जमींदारी सिस्टम लाया कौन है, तो हु में लिख लेना बेटा आप लोग, इसे लाया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने लाया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे लेके आए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लेके आए हैं,
तो इसे ले अगर पूछे व्हेन, तो व्हेन हेडिंग डाल के आप लोग लिख लेंगे। इसे लेके आया 1793 में लेके आया है। कहाँ पर लेके आया है? 1793। किस रीजन में लाया है? अगर रीजन पूछे क्षेत्र, तो ये बंगाल वाले रीजन में आ रहा है। क्या? बंगाल वाले रीजन में आ रहा है। अगर पूछे जमींदार कौन होता है, हु इज द जमींदार, तो जमींदार कौन है? जमींदार है मीडिएटर बिटवीन द फार्मर एंड द इंग्लिशमैन, यानी कि ब्रिटिशर्स। अब ये सिस्टम फेल हो गया है और इस यहां पर एक सिस्टम फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस सिस्टम का नाम होगा रैयतवारी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैयत? अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो रैयत मिस होता है बेटा, क्या? पूरा रैयत मिस होता है फार्मर। क्या होता है? रैयत मिस पीजेंट या फार्मर होता है। यानी कि अब किसानों से बोला गया कि तुम अंग्रेजों को सीधे डायरेक्ट जाके दो, गोली मार दिया गया। किसको? मीडिएटर को। मीडिएटर यानी जमींदार को हटा दिया गया है। अब फार्मर से बोला गया है कि तुम डायरेक्ट जाओ और अंग्रेजों को टैक्स दो। ऑनेस्टली बताना, अगर हमें आप होते और हमारे आप इनकम का कोई मुझसे पूछे कि तुम स्वेच्छा से जाके इतना परसेंट अपनी इनकम का, लगभग 50% हुआ करता था टैक्स एट दैट टाइम, दे दो, तो हम आप नहीं देने जाएंगे। वैसे फार्मर भी नहीं देने जा रहे हैं, और अंग्रेज अगर वसूलने जा रहे हैं तो वो रो देते हैं, माई बाप हमारा इतना पैदा हुआ है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और ये वाला सिस्टम भी क्या हो गया है? फेल हो गया है। अभी वाला सिस्टम फेल हो गया है। बट आपके एग्जाम में पूछे गए रैयतवारी सिस्टम लाया कौन था? तो रैयतवारी सिस्टम, दो नाम याद रखना, रीड एंड मुनरो, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो लेके आते हैं। क्या? रैयतवारी सिस्टम। कब लेके आते हैं? तो 27 ऐड कर दो 1793 में, तो आ जाता है 1820 में वो लेके आते हैं। किस रीजन में लेके आते हैं? साउथ इंडिया यानी मद्रास वाले रीजन में लेके आते हैं। और एक सिस्टम यहाँ पर और आता है, और इस सिस्टम का नाम होता है क्या? इस सिस्टम का नाम रखा है अंग्रेजों ने महालवारी सिस्टम। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाल, एग्जाम में अगर पूछ रहा है, तो मीनिंग ऑफ महाल इज इक्वल टू विलेज, गांव होता है उसकी मीनिंग। क्या होती है? गांव। अब क्या है, सभी ने मूवी एक देखी होगी, अगर किसी ने देखा है तो उस मूवी का नाम है लगान। आमिर खान की मूवी है, और आमिर खान अंग्रेजों से क्या करता है? एक शर्त लगाता है कि अगर मैं मैच जीत गया तो इतना कुछ टैक्स होता है, तुम टैक्स माफ कर दोगे, अगर हार गया तो इतना टैक्स ले लेना। अब देखना उसमें पूरे गांव वाले क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे गांव वालों को टैक्स देना पड़ेगा। तो महालवारी सिस्टम में यही होता है, महालवारी सिस्टम में यही होता है, महालवारी सिस्टम, कि पूरा गांव अब टैक्स देगा। अंग्रेज एक टैक्स परसेंट निर्धारित कर देंगे, डिसाइड कर देंगे कितना देना है, और गांव वाले मिलके क्या देंगे? टैक्स देंगे। बट आपके एग्जाम में जो पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये आया कब है, व्हेन, तो व्हेन की बात करें तो ये सबसे पहले 1822 में आता है। लाता कौन है? हु, तो एक आदमी है, उसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। बट इसे री इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा री इंट्रोड्यूस किया जाता है? इसे री इंट्रोड्यूस किया गया है, री इंट्रोड्यूस किया गया है 1833 में। कब? अगर पूछे हुए तो 1833 में, 1833 में री इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने किया है? तो एक आदमी है विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग ने इसे क्या किया? री इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपके ऑप्शन में दिख रहा है हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिंग, तो हम हॉल्ट मैकेंजी के साथ जाएंगे। अगर हॉल्ट मैकेंजी नहीं दिख रहा है तो हम विलियम बेंटिंग के साथ जाएंगे। ओके।